हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DOSOL पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 हिस्ट्री की बुक कवर करवा रही हूँ और ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है प्राचीन समाज यानी एंशिएंट सोसाइटी। इस बुक की हम ऑलरेडी यूनिट 2 तक सारी ही वीडियोस कवर कर चुके हैं। आज हमारी यूनिट 3 होने वाली है। ओके, तो अगर आपने अभी तक यूनिट 2 तक सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से उन्हें चेकआउट कर लीजिए ताकि आप इस चैप्टर्स को भी अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है कांस्य युग की सभ्यता, मेसोपोटामिया, सुमेरिया और अकादनीय काल, मिस्र, पुराना साम्राज्य, परिस्थितिकी संदर्भ, राजतत्व और राज्य, सामाजिक पैटर्न और अर्थव्यवस्था, कला, धर्म और संस्कृति। ये हमारे पूरा ही चैप्टर का नाम है। यानी मेनली आप देख सकते हैं हम इसमें कांस्य युग की जो सभ्यताएं रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कांस्य युग की सभ्यता हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी है, लेकिन हम इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करके हम मिस्र की सभ्यता यानी मेसोपोटामिया के बारे में और जो मिस्र की जो कला हैं या ये कहें सभ्यता हैं उनके बारे में और जो अन्य सभ्यताएं हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिस्र की ही सभ्यता के ऊपर पूरा चैप्टर आपका बेस है, तो हम इसे बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सभ्यता का अर्थ, कि सभ्यता होती क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे कि सभ्यता का अर्थ यानी सभ्यता होती क्या है, किस तरह से हम सभ्यता को डिफाइन कर सकते हैं। सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है नागरिकता या सिविलाइजेशन, जिसका मुख्य अर्थ होता है किसी समाज की विकास और संगठन की प्रक्रिया। इसका उपयोग हम उन समाजों के लिए करते हैं जो इतने बड़े और ज्ञान वर्ग के साथ थे, उन्हें शहर की खुदाई की अधिक लोगों के साथ रहने लगे और संगठित समाज बन गया। यानी जो सभ्यता है वो थोड़े से लोगों के लिए यूज़ नहीं किया जाता वर्ड, यानी सिविलाइजेशन जो वर्ड्स है ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो एक साथ रहते हैं। ठीक है, सभ्यता के संदर्भ में हम विशेष बातें देखते हैं जैसे कि शहरों का विकास, सामाजिक वर्गों का बनना, यानी सभ्यता में हम शहरों का विकास, सामाजिक वर्गों का बनना, खाद्य की ज़्यादातर उपलब्धियां, राज्य का निर्माण, आर्थिक संचयन और शिक्षा की उपलब्धियां, यानी ये सभी चीज़ें हम सिविलाइजेशन यानी सभ्यता में देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे गार्डन चार्ल्स और सभ्यता के लक्षण, यानी जो गार्डन चार्ल्स हैं उनके अनुसार सभ्यता क्या है और उसके क्या क्या लक्ष्य हैं। इन्होंने कुछ लक्ष्य दिए थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वी गार्डनर चार्ल्स सभ्यता की शुरुआत से संबंधित एक व्यापक सिद्धांत प्रदान का पुरातात्विक इतिहासकार थे। यानी ये जो थे ये एक पुरातात्विक इतिहासकार है जो कि सभ्यताओं के बारे में एक सोच रखते हैं, एक विचार रखते हैं। उन्होंने सभ्यता की विशेषताओं की शहरीकरण से जोड़ा। उनके सिद्धांत के अनुसार उत्तर नवपाषाण काल में उन शहरों का विकास हुआ जो पिछली बस्तियों की तुलना में अधिक व्यापक घनी आबादी वाले थे। यानी इनका मानना था कि जो उत्तर नवपाषाण काल था उसमें उन शहरों का विकास हुआ जो कि पिछली बस्तियों की तुलना में अधिक घनी और अधिक आबादी वाले थे। वह गार्डनर चार्ल्स ने सभ्यता के 10 लक्षणों को बताया, यह निम्नलिखित हैं। अब देखिए, गार्डनर चार्ल्स ने कुछ लक्षण भी बताए थे जो कि 10 लक्षण थे। अब वो कौन कौन से लक्षण थे अब हम उन्हें देखेंगे एक एक करके। पहला लक्षण है हमारा घनी आबादी वाले शहर, विशेष वर्गों का अस्तित्व, खाद्य अधिवेश, केंद्रीकृत प्राधिकरण, पूंजी का संचयन, वर्ग, स्त्रीकृत समाज, लेखन, विज्ञान और गणित का विकास, लंबी दूरी का व्यापार, एकीकरण, धर्म और स्मारक की वास्तुकला। ठीक है, ये हमारे लक्षण थे। दूसरे देखेंगे अब हम इससे आगे। यह लक्षण सभ्यता के विकास के साथ जुड़े थे और हमें प्राचीन समाज की विकास की प्रक्रिया को समझाने में मदद करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और विद्वान है चाइल्ड के सुझाव के अनुसार उत्तर नवपाषाण काल में शहरों का विकास हुआ था और वह सभ्यता के महत्वपूर्ण हिस्से थे। ठीक है, अब हम देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी। देखिए, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का चार्ट पेपर आपको दे रखा है, यानी मैप दे रखा है। अब हम इसमें देखेंगे शब्द की उत्पत्ति के मेसोपोटामिया जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मेसोपोटामिया शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। मैसो का मतलब होता है जिसका अर्थ है मध्य, और पैटोमस जिसका अर्थ होता है नदियाँ। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ 2 नदियों के बीच की भूमि को यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों के बीच स्थित है। यानी मेसोपोटामिया जो था वो यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों के बीच में स्थित था। इस क्षेत्र की मुख्यतः आधुनिक इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। यानी आधुनिक टाइम पे देखा जाए तो ये इराक और सीरिया के
पास था, यानी इराक और सीरिया के क्षेत्र में था। ठीक है, अब हम देखेंगे भूगोल का महत्व। इसमें देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के विकास में इस क्षेत्र की भूगोल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भूगोल और पारिस्थितिकी स्थितियों के आधार पर मेसोपोटामिया को दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हमारा उत्तरी मेसोपोटामिया, इसमें जाग्रोस पर्वत और मध्य टाइग्रिस के बीच का क्षेत्र शामिल था, जिसे असीरिया कहा जाता था। दूसरा है हमारा दक्षिण मेसोपोटामिया, इसमें अक्कड़ और सुमेरिया के क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें सुमेरिया सबसे दक्षिण भाग है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। आगे है हमारा उत्तर और दक्षिण मेसोपोटामिया जलवायु और भूगोल, यानी उत्तर और जो दक्षिण मेसोपोटामिया है, अब उसकी हम जलवायु और भूगोल देखेंगे कि वहाँ की जो स्थिति है वो कैसी है। उत्तर मेसोपोटामिया, इस क्षेत्र में प्रायपत वर्षा होती है। नेक्स्ट है यहाँ की जलवायु गर्मी और सर्दी दोनों में खेतों के लिए अनुकूल है। दक्षिणी मेसोपोटामिया, यह क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम वर्षा वाला और शुष्क है, लेकिन यह टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के जलोढ़ बाढ़ के मैदान पर स्थित है, जिससे यह अत्यधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे संचार और संसाधन। दोनों नदियां यूफ्रेट्स और टाइग्रिस क्षेत्र के लोगों के लिए उत्कृष्ट संचार और परिवहन संसाधन प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है हमारा नदियां भोजन के लिए मछलियां और जल पक्षियों जैसी वस्तुएं भी उपलब्ध कराती हैं। ये जो नदियां वगैरह होती हैं वहाँ मोस्टली जो मछलियां वगैरह होती हैं वो मिल जाती हैं, और सभी सभ्यता जो है वो हमारी नदियों के किनारे हैं। तो ये आप पॉइंट किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे मेसोपोटामिया के कुछ परिवार पशुचरण में विशेषज्ञता रखते हैं, जिसमें पशु संसाधन की प्रचुरता थी। नेक्स्ट है ऊन का निर्यात प्रमुख व्यापारिक गतिविधियों में से एक है, यानी यहाँ ऊन का निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सभ्यता का विकास। मेसोपोटामिया में भूगोल ने सभ्यता के विकास में सहायक भूमिका निभाई, जिससे बड़ी आबादी को बनाए रखना संभव हो पाया। ठीक है, इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सभ्यताओं की विशेषताएं विकसित हुई, यानी इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जो विकसित हुई थी। ठीक है, जैसे कि अब हम देखेंगे जो हमारी फर्स्ट इसमें आप लिखेंगे विशेष शिल्प का विकास, यानी इसमें इस क्षेत्र में ही शिल्प का विकास हुआ। विभिन्न प्रकार की कलाओं और शिल्पों का विकास हुआ। राज्य गठन और राजनीतिक व्यवस्था, जटिल राजनीतिक संरचना का उदय हुआ। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे वर्ग विभाजन, समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यापार का संगठन, व्यापारिक गतिविधियों का सुव्यवस्थित संगठन। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लेखन और स्मारक भवनों का आविष्कार, लेखन प्रणाली और विशाल स्मारक भवनों का निर्माण भी कराया गया था। ठीक है, इस सभ्यता के अंतर्गत। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आप इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 6 सक्रिय मानवीय हस्तक्षेप। सक्रिय मानवीय हस्तक्षेप किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिखेंगे सभ्यता के विकास के लिए केवल भूगोल ही पर्यावरण नहीं था, इसके लिए सक्रिय मानवीय हस्तक्षेप की भी आवश्यकता थी, यानी यहाँ सिर्फ भूगोल ही इम्पोर्टेंस नहीं निभाता, अपनी भूगोल ही सारी भूमिका नहीं निभाता, बल्कि जो सक्रिय मानवीय हस्तक्षेप है वो भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ये हस्तक्षेप विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप लिखेंगे उत्तर और दक्षिण मेसोपोटामिया की संस्कृति। अब हम देखेंगे उत्तर और दक्षिण जो मेसोपोटामिया थी उसकी जो संस्कृति थी वो कैसी थी। पहले हम देखेंगे उत्तर मेसोपोटामिया, खाद्य उत्पादन का विकास। लगभग 6000 ईसा पूर्व उत्तर मेसोपोटामिया में खाद्य उत्पादन पूरी तरह से विकसित हो चुका था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इस क्षेत्र में लगातार 3 कांस्य युग संस्कृतियों का विकास और प्रसार हुआ। इसमें आप पहला लिखेंगे जो तीनों हमारे क्षेत्र थे, यानी 3 जो क्षेत्रों का विकास हुआ वो कौन कौन से थे। पहला है हमारा हसूना संस्कृति जो हमारी 6000 से 5500 ईसा पूर्व की थी। नेक्स्ट है हमारा समारा संस्कृति जो 5500 से 5000 ईसा पूर्व थी। और जो हमारा लास्ट है वो है हमारा हल्फ संस्कृति जो हमारी 5500 से 4500 ईसा पूर्व थी। देखिए यहाँ जो टाइम है ये सारा ही उल्टा चल रहा है, पहले ज़्यादा था फिर कम हो रहा है, क्योंकि अभी हम ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं, यानी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे अब हम इन तीनों ही संस्कृति को 1 बाय 1 देखेंगे। पहले हम देखेंगे हसूना संस्कृति, इसकी स्थापना देखेंगे। यह संस्कृति ईरान के निनवे प्रांत में विशेषकर टाइग्रिस नदी के पश्चिमी
किनारों पर स्थित थी। घरों का निर्माण, हसूना संस्कृति के अवशेषों से हमें कई प्राचीन घरों की जानकारी मिलती है जिसमें अलग अलग कमरे होते थे। यानी हसूना संस्कृति में अलग अलग तरह के कमरे बनाए जाते थे, अलग अलग कमरे बनाए जाते थे हर घर में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मिट्टी के बर्तन के यहाँ मिट्टी के बर्तन कैसे थे। हसूना संस्कृति में जुड़े मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं जो हाथ से बनाए गए थे और उन पर चित्रित और ज्यामितीय पैटर्न होते थे। यानी ये जो थे ये बर्तन हाथ से बनाए जाते थे और इन पर चित्र और ज्यामितीय पैटर्न कराए जाते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह बर्तन दिखाते हैं कि हसूना संस्कृति के लोग व्यापारिक गतिविधियों में भी शामिल थे क्योंकि इन बर्तनों को उत्तरी मेसोपोटामिया के अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारी समारा संस्कृति। जो हमारी समारा संस्कृति है, अब हम समारा संस्कृति को देखेंगे। इसका जो स्थान था, स्थान देखेंगे। यह संस्कृति मध्य टाइग्रिस क्षेत्र आधुनिक ईरान में स्थित थी। यह लगभग 5500 से 5000 ईसा पूर्व के दौरान विकसित हुई थी। ठीक है, संसाधनों का उपयोग, समारा संस्कृति के लोग टाइग्रिस और इफ्राट नदी के निकट स्थित भूमि के संसाधनों का उपयोग करते थे। वह उन संसाधनों का उपयोग खेती और सिंचाई के लिए करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कुंभकार और चित्रकला। समारा संस्कृति के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का कौशल विकसित कर चुके थे जिन्हें वह हाथ से बनाया करते थे। ठीक है, इन बर्तनों पर विभिन्न चित्रित डिजाइन होते थे जो उन्हें आकर्षित बनाते थे। यानी सुंदर और ज़्यादा सुंदर और आकर्षित बना लेते थे। वो मिट्टी के बर्तनों को बहुत सुंदरता से बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गावी संगठन और सुरक्षा। इसमें पहला हम लिखेंगे समारा संस्कृति के लोग अपने गांवों को सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक संगठन बनाते थे। गांवों की सुरक्षा के लिए खाइयों की खुदाई करते थे। यानी गांवों के चारों तरफ खाइयां खोद देते थे ताकि कोई भी उन पर आक्रमण या फिर कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिंचाई प्रणाली के। इन लोगों की सिंचाई प्रणाली कैसे थी। कम वर्षा होने के कारण समारा संस्कृति के लोग सिंचाई प्रणाली का विकास कर रहे थे। वह नहरों की खुदाई करके जल का वो अपने खेतों में पहुंचाते थे। यानी नहरों द्वारा वो सिंचाई करते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे खाद्य और व्यापार। समारा संस्कृति के लोग खाद्य और अन्य सामग्रियों का व्यापार करते थे। उनके माध्यम से वह अपने अन्य क्षेत्रों के साथ सामग्री का विनिमय करते थे जिससे उनकी समृद्धि होती थी। यानी वो आगे बढ़ते थे अपने व्यापार की वजह से ही। ठीक है, अब हम देखेंगे हल्फ संस्कृति के। हल्फ संस्कृति कौन सी थी, इसका जो स्थान था, यानी जो हल्फ संस्कृति थी वो कहाँ की थी। तो हल्फ संस्कृति उत्तर मेसोपोटामिया में नवपाषाण काल के दौरान विकसित हुई थी। यानी ये उत्तर मेसोपोटामिया की संस्कृति थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं यह संस्कृति कारकुरुक और टिग्रिस नदियों के संगठन से जुड़ी हुई थी। हाल्फा क्षेत्र जिसमें प्रमुख खदानें और खनिज स्रोत थे इस संस्कृति का मुख्य केंद्र था। अब हम देखेंगे तांबे और मोती। हल्फा संस्कृति के लोग तांबे के मोतियों का उत्पादन करते थे। यह मोती व्यापारिक विनिमय के लिए उपयोग किए जाते थे। अब देखेंगे मिट्टी के बर्तन के। यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन थे वो किस तरह से बनाए जाते थे। हल्फा संस्कृति के लोग मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते थे जो अन्य उत्तरी मेसोपोटामिया संस्कृति से भिन्न थे। यानी ये सबसे अलग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अलग डिजाइन देके। इन बर्तनों पर विभिन्न चित्रित डिजाइन होते थे और यह चमकदार बनाए जाते थे। यानी ये सबकी तरह डिजाइन तो देते थे लेकिन ये चमकदार भी होते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे हाथ से निर्मित बर्तन। हल्फा संस्कृति के लोग मिट्टी के बर्तनों को हाथ से बनाते थे जिससे वह अपनी कला में माहिर हो चुके थे। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को लगातार करता रहे तो वो माहिर हो जाता है। ऐसे ही हल्फा संस्कृति के लोग उस चीज में महारत हासिल कर चुके थे। अब हम देखेंगे इनका व्यापार। इस संस्कृति के लोग व्यापारिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। वह अपने उत्पादनों को दूसरे क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। महत्व, अब हम इसका महत्व देखेंगे। हल्फा संस्कृति ने नवपाषाण काल के दौरान उत्तरी मेसोपोटामिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया की नवपाषाण संस्कृति के। दक्षिणी मेसोपोटामिया जो थी उसकी जो नवपाषाण संस्कृति थी वो कैसी थी। अभी हमने उत्तरी देखी, अब हम देखेंगे दक्षिणी। इसमें पहले आप पॉइंट लिख सकते हैं बसने की प्रक्रिया जो कि 5000 ईसा पूर्व की है। जलवायु और भूगोल के। यहाँ की जलवायु और भूगोल कैसा था, फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। दक्षिणी मेसोपोटामिया में पहले यह क्षेत्र अत्यधिक
बरसात के कारण दलदली था। यानी देखिए यहाँ जो है वो अत्यधिक बरसात होती थी जिसकी वजह से ये जो क्षेत्र है ये दलदली था। लगभग 5000 ईसा पूर्व लोगों ने यहाँ बसने की प्रक्रिया शुरू की। यानी उससे पहले ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा दलदली था तो यहाँ नहीं रहते थे। फिर 5000 ईसा पूर्व से लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया। इस क्षेत्र के किसानों सुमेर संस्कृति से प्रेरणा लेकर सिंचाई तकनीक विकसित की। यानी सुमेर संस्कृति में जैसे सिंचाई का प्रयोग किया जाता था, सिंचाई तकनीक थी, वैसे ही यहाँ के लोगों ने भी सिंचाई करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंचाई प्रणाली के यहाँ की सिंचाई प्रणाली कैसी थी। पहला आप लिख सकते हैं, किसानों ने नहरों की एक श्रृंखला खोदी जिससे वह अपने खेतों को पानी पहुंचाते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, इससे भूमि अत्यधिक उपजाऊ बन गई जिससे यह क्षेत्र प्राचीन सभ्यता का केंद्र बन गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे अल उबैद संस्कृति जो कि हमारी दक्षिण की है। इसका जो विकास का समय था उसको देख लेते हैं कि अल उबैद जो संस्कृति है उसका जो विकास का क्रम था वो क्या था। अल उबैद संस्कृति दक्षिणी मेसोपोटामिया में लगभग 5000 साल पहले विकसित हुई थी। यानी अल उबैद जो थी ये 5000 साल पहले ही विकसित हुई थी ये संस्कृति। यहाँ की जो कृषि थी वो कैसी थी देखते हैं। इस संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ और अन्य फसलों की खेती की जिससे उनका जीवन स्तर और आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। यानी यहाँ गेहूं और जौ और अन्य भी चीज़ें उगाई जाती थी ताकि इनका जो जीवन था वो स्थिर हो गया और आर्थिक इन्हें विकास हुआ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मछली पकड़ना। समुदाय ने मछली पकड़ने का कौशल विकसित किया जिससे वह अपने आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त कर पाते थे। यानी ये लोग मछली भी पकड़ते थे अपने आहार यानी खाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धातु का उपयोग। अल उबैद संस्कृति ने तांबे के औजारों और हथियार बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जिसमें धातु विज्ञान की विशेषताएं आवश्यक थी। यानी अब इन्हें धातु विज्ञान की जो विशेषताएं थी वो भी पता चल गई थी, धातु विज्ञान के बारे में भी अब इन्हें पता था। अब हम देखेंगे मिट्टी के बर्तन कि यहाँ के मिट्टी के बर्तन कैसे थे। यह समुदाय मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग करते थे जो रोजमर्रा के उपयोग और व्यापार के लिए सजाए जाते थे। अब हम देखेंगे यहाँ की सिंचाई के कृत्रिम संसाधनों का विकास किया जिससे खेती को संगठित और जल संचयन की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। अब हम देखेंगे मंदिर के यहाँ के मंदिर कैसे थे। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं मंदिरों का निर्माण किया गया जो राजनीतिक संगठनों और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थे। यानी मंदिर जो थे वो पहले राजनीतिक गतिविधियों और जो आर्थिक गतिविधियां होती थी उनका केंद्र माने जाते थे। अब हमारी नेक्स्ट संस्कृति है हमारी उरुक संस्कृति। यानी अब हम उरुक संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे कि उरुक संस्कृति कैसी थी जो कि हमारी दक्षिण की थी। ठीक है, जो कि हमारी ये भी दक्षिण की थी। विकास का समय। उरुक संस्कृति सुमेरिया क्षेत्र में प्रौद्योगिकी काल की महत्वपूर्ण संस्कृति थी। यानी ये जो थी एक महत्वपूर्ण संस्कृति थी कब की, प्रौद्योगिक काल की। जनसंख्या वृद्धि। अब हम इसकी जनसंख्या वृद्धि देख लेते हैं उरुक संस्कृति की। उरुक संस्कृति के दौरान जनसंख्या में वृद्धि हुई जिससे नए गांवों और शहरों का निर्माण हुआ। अब पहिए का आविष्कार। यानी उरुक संस्कृति में आते आते पहिए का आविष्कार भी हो गया था। पहिए का आविष्कार हुआ जिससे मिट्टी के बर्तनों का निर्माण आसान हुआ और आर्थिक विकास में भी योगदान हुआ। देखिए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, कोई भी मिट्टी का बर्तन क्यों ना हो, उसे पहिए के ऊपर रखकर बनाया जाता है, तो अब वो भी बनना आसान हो गया क्योंकि अब पहिए का आविष्कार हो गया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा लेखन की विशेषताएं। उरुक संस्कृति में लेखन का प्रारंभिक रूप विकसित हुआ जिसमें क्ले टैबलेट्स पर चित्र और प्रतीक बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कृषि का विकास कि कृषि का विकास किस तरह से हुआ। हल का आविष्कार हुआ जिससे खेती आसान हुई और खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी अब आकर जो उरुक संस्कृति थी उसमें हल का भी आविष्कार हो चुका था जिससे जो हमारी कृषि थी वो और ज़्यादा आसान हो गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शहरी विकास। इस काल के अंत में शहरी क्रांति के रूप में शहरों का विकास हुआ जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। यानी इस काल के अंत आते आते जो शहरों में क्रांति होनी शुरू हो गई, यानी शहरों जो थे वो और ज़्यादा बढ़ने लगे और आर्थिक और जो हमारी व्यापारिक गतिविधियां थी वो भी बढ़ने लगी। अब हम नेक्स्ट संस्कृति देखेंगे। नेक्स्ट संस्कृति है हमारी जमदत्त नस्र संस्कृति। इसमें देखिए जो मिट्टी के बर्तन थे वो किस तरह से बनाए जाते थे इस संस्कृति में देखते हैं। जमदत्त नस्र संस्कृति के समय मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण था जो खाद्य और अन्य वस्तुओं के संग्रहण में काम आते थे। यानी यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो खाना खाने के लिए और चीज़ों को रखने के लिए भी प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, इस संस्कृति में। अब इस संस्कृति में हम देखेंगे लेखन और मोहरे के लेखन और जो मोहरे थी वो किस तरह से थी।
इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इस संस्कृति में लेखन और मोहरों का प्रारंभिक उपयोग देखा जाता है, जिसमें क्ले टैबलेट्स पर चित्रित देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर क्ले टैबलेट्स पर चित्र बनाए जाते थे, जो लेखन का प्रारंभिक रूप है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, मोहरों का प्रयोग लेखन के प्रमाण के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शहरी विकास के यहाँ का जो शहरी विकास है वो किस तरह से हुआ। नए शहरों का निर्माण हुआ, जिससे नगर जीवन के आदान प्रदान में बदलाव आया और व्यापार का विकास हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे तांबे की वस्तुएं कि यहाँ जो तांबे की वस्तुएं थी वो किस तरह से थी। आप इसमें लिखेंगे, तांबे की वस्तुएं मिली जो व्यापारिक आदान प्रदान और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है, जो तांबे की वस्तुएं होती हैं वो आदान प्रदान के लिए तो, और साथ में जो स्वास्थ्य होता है, हमारा जो शरीर होता है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम देखेंगे शिल्प विशेषताएं कि यहाँ की जो शिल्प विशेषताएं थी वो कैसी थी। इस समय के कलाकारों द्वारा चित्रित मिट्टी के बर्तनों पर जानवरों की आकृतियां और सुंदर डिजाइन बने हुए थे। यानी इस समय की जो कलाकारी थी उस पर चित्र बने हुए थे और सुंदर डिजाइन बने हुए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे मेसोपोटामिया के शहरीकरण, यानी मेसोपोटामिया में जो हमारा शहरीकरण हुआ था उसको देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा आर्थिक विकास। शहरीकरण के साथ आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिससे व्यापार उत्पादन बढ़ा। यानी शहरीकरण की वजह से व्यापार और उत्पादन बढ़ने लगा। श्रम विभाजन, अब हम देखेंगे श्रम विभाजन को। शहरीकरण ने श्रम विभाजन को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए विशेषज्ञता विकसित हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे सामाजिक संरचना कि यहाँ की सामाजिक संरचना कैसी थी। इसमें आप लिख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि से सामाजिक संरचना में बदलाव आया और स्थानीय शासकीय निवासों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे जल संरचना के यहाँ पर जल संरचना कैसी थी। अभी हमने देखा सामाजिक संरचना, अब हम देखेंगे जल संरचना। इसमें आप लिख सकते हैं, शहरों में जल संचालन की विकसित प्रक्रिया हुई, जिससे सिंचाई और खाद्य संसाधनों की बेहतर व्यवस्था हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यवस्थित बस्तियां कि यहाँ की जो बस्तियां थी वो कैसी थी। बड़े शहरों के निर्माण के साथ उनकी योजनाएं और व्यवस्था में सुधार हुआ, जिससे सभ्यता का उन्नति का सफर शुरू हुआ। यानी अब वो धीरे धीरे जो उन्नति की ओर थी वो बढ़ने लगी और उनकी जो सभ्यता थी वो और ज्यादा विकसित होने लगी। अब हम देखेंगे मेसोपोटामिया में धातु कम्र क्या महत्व है। ये धातु कम्र क्या था मेसोपोटामिया में। तब हम देखेंगे धातु कम्र की परिभाषा के धातु कम्र क्या था। धातु कम्र का अर्थ था धातुओं, मेटल के उत्पादन और उद्योगों की कला और विज्ञान। यह एक ऐसा कार्य था जो कौशल विशेषज्ञता द्वारा किया जाता था और मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसका विशेष महत्व था। यानी ये जो था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समृद्धि का स्रोत के समृद्धि का स्रोत क्या था। धातु कम्र के विकास ने मेसोपोटामिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धातुओं से विभिन्न उद्योगी वस्तुओं और उपकरण बनाए जाते थे, जैसे कि खाद्य बर्तन, शस्त्र और अन्य उपकरण, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और व्यापार भी फला फूला, जिससे आर्थिक समृद्धि हुई। यानी इसमें हम कह सकते हैं जो खाने पीने के बर्तन होते थे वो भी बनाए जाते थे, शस्त्र बनाए जाते थे जो कि युद्ध वगैरह या फिर लड़ने वगैरह के लिए यूज होते हैं, और बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी, जिससे व्यापार भी बढ़ा और आर्थिक समृद्धि भी हुई। अब हम देखेंगे श्रम विभाजन का विकास के यहाँ पर श्रम विभाजन का किस तरह से विकास हुआ था। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे धातु कम्र ने श्रम विभाजन को बढ़ावा दिया। इसके परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न विशेषज्ञ उत्पादन और व्यापारिक विशेषज्ञों का एक नया वर्ग उभरा। यह विशेषज्ञ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न धातुओं का उत्पादन स्वतंत्र रूप से करते थे, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और अधिक उत्पादन की संभावना बढ़ गई, जिससे हम कह सकते हैं जो उत्पादन था उसमें भी वृद्धि हो गई थी। अब हम देखेंगे व्यापारिक व्यवसाय का विकास के यहाँ पर व्यापारिक व्यवसाय का विकास किस तरह से हुआ था। इसमें आप लिख सकते हैं धातु कम्र ने व्यापारिक व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया। तांबा और टीन जैसे धातुओं का उत्पादन और व्यापार दूरस्थ स्रोतों से किया जाता था, जिससे न केवल विशेष उत्पादन क्षेत्रों में विकास हुआ, बल्कि स्वतंत्र नगरों के बीच व्यापार भी उत्पन्न हुआ और धातुओं का वितरण व्यापार के माध्यमों से होने लगा था। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक जटिलताएं और संरचना में योगदान कि यहाँ की जो सामाजिक संरचना थी उसमें जो जटिलताएं थी उसमें क्या योगदान आया। इसमें आप लिख सकते हैं धातु कम्र के विकास ने समाज को जटिलता और सामाजिक संरचना की ओर अग्रसर किया। इसने शिल्प विशेषज्ञताओं को प्रमोट किया, जिससे समाज में एक संगठित और संरचित वर्ग व्यवस्था का उदय हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं राज्य संगठन की आवश्यकता।
धातु विज्ञान के विकास और विशेषज्ञों के वर्ग के अस्तित्व ने मेसोपोटामिया में राज्य संगठन की आवश्यकता को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक संगठित राज्य व्यवस्था का विकास हुआ, जिसने एक सभ्यता के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अदरवाइज इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस पूरे ही चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आई होप आपको पूरा ही पार्ट समझ में आ गया होगा, यानी हाफ पार्ट, यानी मैं ये नहीं कह रही पूरा पार्ट, आपको हाफ पार्ट समझ में आ गया होगा। जो हमारा लेफ्ट बचता है वो हम सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।